नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने विज्ञान के जो 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 4 वीडियो आ चुके हैं और यह 5वां वीडियो है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अपने साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का 201 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? आइसोटोप से तात्पर्य होता है समस्थानिक, और समस्थानिक एक ही परमाणु के वे रूप होते हैं जिनकी प्रोटॉन संख्या या परमाणु संख्या सेम होती है, लेकिन हाइड्रोजन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो परमाणु संख्या से तात्पर्य होता है किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या से तात्पर्य होता है P+ में N, जिनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, जो नाभिक में होते हैं। दोनों के योग को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, और हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसके तीनों समस्थानिकों का नामकरण किया गया है। बाकी किसी भी परमाणु के समस्थानिकों का नामकरण नहीं किया गया है। और प्रकृति के अंदर पोलेनियम के सबसे अधिक 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी रूप हाइड्रोजन के समस्थानिक के है। उसके बाद में 202 नंबर हमारे पास प्रश्न है। इनमें से कौन गैसों के फैलने का एक उदाहरण है? तो गैसों के फैलने का कौन सा उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, उपयुक्त सभी। तो ये इसके सभी क्या हो जाएंगे? गैसों के फैलने के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद में 203 नंबर हमारे पास प्रश्न है। निम्न में से किस में अधिक ताप है? तो निम्न में से किस में अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, ऊपर के सभी। तो इसमें भाप होती है, उसमें गुप्त ऊष्मा होती है जिसमें अधिक ताप होता है। उसके बाद में 204 नंबर हमारे पास प्रश्न है। निम्न में से कौन महामारी और स्थानिक दोनों ही प्रकार की बीमारी है? तो दोनों ही प्रकार की बीमारी कौन सी होती है? हैजा होती है। उसके बाद में 205 नंबर हमारे पास प्रश्न है। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? जो गिरगिट होता है वो रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, ऊपर में से कोई नहीं, कोई भी। तो इसका ये हो जाएगा, जो गिरगिट होता है अपने शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए रंग बदलता है। उसके बाद में 206 नंबर हमारे पास प्रश्न है। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? लोन्स रोमर ने मापा था। उसके बाद में हमारे पास 207 नंबर प्रश्न है कि इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? के से यहाँ तात्पर्य केल्विन, और केल्विन में किसको मापा जाता है? तापमान को मापा जाता है। उसके बाद में 208 नंबर हमारे पास प्रश्न है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो B1 से कौन सी बीमारी होती है? B1 से वेरी रोग होता है। उसके बाद में 209 नंबर हमारे पास प्रश्न है। राइनो वायरस की वजह से बनता है? तो राइनो वायरस की वजह से आम जुखाम बनता है। उसके बाद में 210 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं और परमाणु स्थिर रहता है, तब तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो यह किसने बताया था? बोर ने बताया था। उसके बाद में 211 नंबर हमारे पास प्रश्न है। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते, क्योंकि खून होता है वो पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो कौन से 2 ऊतक है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कॉर्निया। नाखून और कॉर्निया जो होते हैं, शरीर के 2 ऊतक ऐसे होते हैं जो बाहर वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में
आंख का कौन सा भाग आंख के रंग निर्धारण का कार्य करता है? तो आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस जो होता है वह आंख के रंग को निर्धारण करता है और आइरिस ही आंख की समंजन क्षमता को कम या ज्यादा करता है। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है। तो तंत्रिका जो तंत्र है उसमें या उसका किस किस अंग पे प्रभाव होता है? मस्तिष्क पे, रीढ़ की हड्डी पर, स्प्लीन, उपयुक्त सभी। तो तंत्रिका तंत्र में ये सभी शामिल है। उसके बाद में 214 नंबर हमारे पास प्रश्न है, सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सेरिबेलम होता है उसके बारे में, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये गलत है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है। उसके बाद में यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों के संचालन को नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है। यह मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। यह भी सही है। तो इसके बी व सी सही हो जाएंगे। उसके बाद में शरीर का 215 नंबर है, शरीर का गायरोस्कोप किसे कहा जाता है? तो शरीर का गायरोस्कोप किसको कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। उसके बाद में कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो खोपड़ी को करोटी कहा जाता है। करोटी से आप जोड़ लेना, क्रेनियल नसें होती है वो करोटी से मस्तिष्क से जुड़ी होती है। उसके बाद में 217 नंबर हमारे पास प्रश्न है, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो हर प्रकार की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में 218 नंबर हमारे पास प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। उसके बाद में 219 नंबर प्रश्न है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये पश्च मस्तिष्क या पूर्ववर्ती मस्तिष्क या हिंड ब्रेन के भाग होते हैं। उसके बाद में 220 नंबर हमारे पास प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? मज्जा से निकलती है, जिसको मेडुला भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 221 नंबर प्रश्न है, रक्त के मुख्य कार्य क्या है? रक्त क्या काम करता है? परिवहन का करता है, सुरक्षा का काम करता है, विनिमय का कार्य करता है। विनिमय से तात्पर्य तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये सभी रक्त के कार्य हैं। उसके बाद में हमारे पास 222 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, यकृत या गुर्दा द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अवशिष्ट उत्पाद, पाचन क्रिया से पोषक तत्व, उपयोग सभी। तो ये सभी कार्य कौन करता है? रक्त करता है। उसके बाद में 223 नंबर हमारे पास प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है जो शरीर में ऑक्सीजन या गैसों का परिवहन करती है, तो उसका क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट नाम होता है। उसके बाद में 224 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स होती है जो रक्त का थक्का बनाने के काम करती है, उसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 225 नंबर हमारे पास प्रश्न है, उन घटकों के नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर के 55% भाग को बनाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है? उसमें प्रोटीन होते हैं, गैसें भी होती हैं, पोषक तत्व भी होते हैं। तो सभी के सभी इसमें हो जाएगा। उपयुक्त सभी हमारा आंसर। उसके बाद में हमारे पास 226 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? लाल रक्त कोशिकाएं
फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। उसके बाद में इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, बिल्कुल सही है। लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक का अभाव होता है, यानी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये सारे के सारे लाल रक्त कणिकाओं के बारे में तथ्य सही है। उसके बाद में 227 नंबर हमारे पास प्रश्न है, श्वेत कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो श्वेत कोशिका में छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ में नहीं होते, कुछ में होते हैं। उनके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में 228 नंबर, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशिकाओं से अलग हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोफेरेसिस कहा जाता है। उसके बाद में वर्तमान में हम कितने तत्वों को जानते हैं। तो वर्तमान में हम 118 तत्वों को जानते हैं, जिनमें से 92 जो तत्व है प्रकृति के द्वारा खोजे गए हैं, बाकी 93 से लेके 118 तक मानव द्वारा निर्मित तत्व है। उसके बाद में 230 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य धातुओं के बारे में सच नहीं है। तो धातुओं के बारे में कौन सा सच नहीं है, देखते हैं। धातु भारी होते हैं, बिल्कुल सही है। और जब किसी वस्तु के साथ टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है ये बात। पारा धातु कमरे के तापमान पर ठोस होता है, ये गलत है। ठोस नहीं होता, वो द्रव होता है। धातु का उच्च घनत्व होता है, ये सही है। धातु को पतली शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो धातुओं के बारे में ये जो तथ्य है 2 नंबर वो गलत है। उसके बाद में हमारे पास 231 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है। तो चाकू की मदद से सोडियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम को काटा जा सकता है, गैलियम को काटा जा सकता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में 232 नंबर हमारे पास प्रश्न है, धातु के गुण का नाम बताइए जिसमें यह पतले तारों में तब्दील किया जा सकता है। तो धातु के उस गुण का नाम बताना है जिससे धातु पतले तारों में तब्दील होता है। तो कौन सा गुण होता है, डक्टिलिटी जो गुण होता है उसके द्वारा धातुओं को तारों में तब्दील किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कक्षा 8 की NCERT की बुक से तैयार किया गया है। उसके बाद में 233 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एल्यूमिनियम को खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है। जो एल्यूमिनियम होता है उसको खाना बनाने के बर्तनों के लिए क्यों उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ताप का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। उसके बाद में पारा के अलावा अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो कौन सी धातु होती है जो तरल होती है, पारा के अलावा गैलियम जो धातु होती है वो कमरे के तापमान पर तरल होती है। उसके बाद में 235 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एक ऑक्साइड धातु का नाम बताइए जो अम्लीय और प्रकृति में बेसिक है। तो इसका हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। उसके बाद में मंदिरों में बजने वाली घंटी किस से बनी होती है। तो मंदिरों में जो घंटी होती है वो धातु की बनी होती है। उसके बाद में 237 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित धातु को कम रासायनिक गतिविधि श्रृंखला में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमें देखना है, कक्षा 10 की बुक से तैयार किया गया प्रश्न है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, गोल्ड और लोहा। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बारे में सबसे पहले लिखना है। सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद में क्रियाशील होता है सोडियम और उसके बाद में होता है मैग्नीशियम। तो हमारे पास सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद में 2 नंबर पर मैग्नीशियम, उसके बाद में 3 नंबर पर होता है लोहा और 4 नंबर पर होता है सोना। तो इस प्रकार से होगा। तो सबसे जो सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है वो पोटेशियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में लोहा और सबसे कम क्रियाशील होता है वो कौन सा होता है, कौन सी धातु होती है, गोल्ड या सोना होती है। सोना जो होता है उस पर जंग नहीं लगती है, इसलिए वो सबसे कम क्रियाशील होता है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 238 नंबर जो प्रश्न है, धातु का नाम बताइए जो हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो हवाई जहाज बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 239 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। तो जो रक्त है महाधमनी में कहाँ से प्रवेश करता है? बाएं सिरे से प्रवेश करता है। उसके बाद में 240 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो मूत्र कितनी मात्रा में उत्सर्जित करता है पूरे दिन में? 1.5 लीटर के समथिंग। उसके बाद में 241 नंबर हमारे पास प्रश्न है, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन से भाग में होते हैं? आइरिस जो होता है उस वह आंखों को रंग प्रदान करता है। उसके बाद में 242 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एक सर्वदाता रक्त का व्यक्ति का रक्त समूह है। एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह है, यानी व्यक्ति का वह रक्त समूह है जो सभी को रक्त दे सकता है। तो कौन सा होता है? वह ओ होता है, उसको सर्वदाता, और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी सभी से ले सकता है और यह सभी को दे सकता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह ग्रंथि कौन सी होती है? हृदयवृक्क ग्रंथि होती है। उसके बाद में 244 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में होता है लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद में हमारे पास 245 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य में बोनापन किस के स्त्राव के कारण होता है? तो मनुष्य में बोनापन का जो रोग होता है वो किसके स्त्राव के कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। उसके बाद में 246 नंबर हमारे पास प्रश्न है, 1898 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं? तो सबसे पहले किसने दिया था? 1898 में जे थॉमसन ने दिया था। उसके बाद में 247 नंबर हमारे पास प्रश्न है, परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है जिसको प्लम पुडिंग भी कहा जाता है? तो यह भी मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। उसके बाद में 248 नंबर हमारे पास प्रश्न है, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। उसके बाद में रदरफोर्ड ने दिया। उसके बाद में नील्स बोर ने दिया था। तो वर्तमान में नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसको सबसे बढ़िया माना जाता है। उसके बाद में 249 नंबर हमारे पास प्रश्न है, उस परमाणु का नाम बताइए जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो एकमात्र ऐसा परमाणु कौन सा होता है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो वो होता है हाइड्रोजन परमाणु। उसके बाद में 250 नंबर और लास्ट प्रश्न है हमारे पास, कौन सा मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है? तो कौन सा मॉडल है? रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो ये थे वीडियो के 50%। वीडियो कैसा लगा? यदि बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अलावा 3-4 अन्य वीडियो भी आ चुके हैं, वो भी ज़रूर